घर में मैं और मेरे ससुर ही रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरी जांघ पर ब्लू स्याही का निशान होता था। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह सुला दिया। रात के अंधेरे में मेरे ससुर जी दबे पांव मेरे बिस्तर के पास आए तो मेरे तो होश उड़ गए। पिछले 25 दिन से रोज मेरी जांघ पर एक ब्लू निशान नजर आ रहा था। ये निशान स्याही जैसा ही लग रहा था और इस निशान से मैं बहुत परेशान हो गई थी। कौन था जो रोज रात में मेरी जांघ पर यह निशान लगा जाता था? जब भी मैं नहाती तो यह निशान हल्का हो जाता, पर रात को फिर से उसी जगह ये निशान नजर आने लगता। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ लग गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज दिखने लगा था। मैं शक करती भी तो किस पर करती, क्योंकि घर में मेरे अलावा बस दो ही लोग थे, एक मेरे ससुर जी और दूसरी वह काम करने वाली लड़की जो मेरी ही उम्र की थी। डर की बात यह थी कि मेरी शादी के 20 दिन बाद ही मेरे पति को विदेश वापस जाना पड़ा, क्योंकि वह वही काम करते थे। मेरे ससुराल में मैं, मेरे ससुर जी थे और सास की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। मेरे पति जयवीर अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, लेकिन विदेश में नौकरी करते थे। मेरे पति अक्सर मुझसे कहते कि तुम्हारा वीजा बनवाकर तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। मैं अपने पति के जाने के बाद बहुत उदास थी। मन नहीं लगता था घर पर। अच्छा था कि घर में एक नौकरानी थी जो दिन रात मेरे साथ रहती थी, वरना घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर ही होते। लोग तरह तरह की बातें न बनाएं, इसलिए मेरी शादी से पहले ही एक नौकरानी को दिन रात के लिए मेरे पति ने रखवा दिया था। पूरे घर का काम वही करती थी और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वह भी जवान लड़की ही थी। पहले तो मेरे ससुर जी का ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था, या फिर बरामदे में टीवी देखकर। मेरे ससुर जी थोड़े अलग तरह के इंसान थे। खाने से पहले 15-15 मिनट तक हाथ धोते रहते थे, फिर भी उन्हें शक होता था कि पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला है और कौन सा नहीं। पूरी तसल्ली करने के बाद ही खाना खाते थे। हमेशा टीवी देखते रहते, मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे। बस जब भी काम होता तो बुला लेते थे, नहीं तो कभी आवाज भी नहीं देते थे। मैं पूरा दिन उसी नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। मेरी हर 2 दिन पर जयवीर से बात होती रहती। मैं हर बार उनसे अपने वीजा के बारे में जरूर पूछती, लेकिन वे यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने ससुर जी के कमरे में सफाई करने को कहती तो वह कहती, दीदी आप भी मेरे साथ चलो ना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। वह हर बार मुझे कभी बैग की चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कमरे में झाड़ू लगवाते हैं, कभी कुछ और। उसकी बातें सुनकर मैं हंसने लगी। तो वह बोली, नहीं दीदी, मुझे सच में उनसे डर लगता है। उनकी नजर अच्छी नहीं है। आपको पता है, कल मुझे कहने लगे, इतनी गर्मी है, नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतारकर काम कर लेना। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब सी लगी, तो मैंने कामवाली से ये कहकर टाल दिया कि बेटी की तरह समझकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वह हंसने लगी, दीदी, मैंने तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नजरों को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बोलते हुए वह किचन में चली गई और मैं भी अपने कमरे में चली गई। ये बात करते करते फिर मुझे वही बात ध्यान आ गई कि आखिर वह कौन है जो रोज रात को मेरी जांघ पर ब्लू निशान लगा जाता है और मुझे महसूस भी नहीं होता। रात को मैं बहुत देर तक जागती रही। वह काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाती थी। रात के करीब 2 बजे गए थे और मैं अब तक जागी हुई थी, ये देखने के लिए कि ऐसा कौन करता है मेरे साथ। लेकिन फिर पता नहीं चला और मुझे नींद आ गई। पूरे दिन घर के कामों की वजह से मैं इतनी थक जाती थी कि पूरी रात जागना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन तो मेरे होश ही उड़ गए जब मैंने अपने ससुर जी को उंगली से किसी खाली कागज पर कुछ लाइनें खींचते हुए देखा। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। जब उनकी उंगली की हरकत पर नजर पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई और मुझे देखते ही वे गुस्से से बोले, तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? ये दरवाजे पर इजाजत लेते हैं। उन्होंने मुझसे इस तरह बात की कि मेरा तो रंग ही उड़ गया। मैं वापस पलट गई और सीधे अपने कमरे में चली गई। अब तो मेरे दिल की धड़कनों का ये हाल था जैसे सीने से दिल निकाल कर बाहर ही आ जाएगा।
मेरी जान का निशान अब फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगा। क्या वह निशान मेरे ससुर ने लगाया है? दिल मानने को तैयार नहीं था। वे तो मेरे पापा की जगह हैं। मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन हकीकत यह थी कि मेरी जांघ पर जिस तरह की स्याही का निशान होता था, मेरे ससुर उसी स्याही से कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई, तो देखा मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वह बड़े आराम से बर्तन धो रही थी और वे बहुत करीब थे। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। इसका मतलब नौकरानी उस दिन ठीक ही कह रही थी कि मेरे ससुर जी की नज़र अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वे मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से हड़बड़ा गए। मुझे किचन में देखकर कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे। इतने में मेरी आवाज़ पर नौकरानी भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वह भी शायद मेरे ससुर के वहां होने से बेखबर थी। अजीब नजरों से हम दोनों उनको देख ही रहे थे। मैंने नौकरानी को नजरअंदाज किया और ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी, तो कहने लगे, मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। ये झाड़ू लगाकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है। इसके हाथ गंदे हैं। वह परेशान सी हो गई और कहने लगी, साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने सबसे पहले हाथ धो लिए थे, उसके बाद ही बर्तनों को हाथ लगाया। मेरे ससुर तो नौकरानी से बहस पर उतर आए। कहने लगे, तुम तो झूठ बोल रही हो। मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं क्या? तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन भी धोती हो। ये तो मैंने देख लिया। वरना ना जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चलिए, मैं खुद ही नौकरानी से बात कर लूंगी। लेकिन वे मुझ पर भी गुस्सा करने लगे और कहने लगे, तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 ही दिन में सीधा कर देता। मेरा बेटा परदेश में ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पर पैसे भेजता है, और ये हमें गंदे बर्तनों में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धोकर मुझे खाना दोगी। मुझ पर चिल्लाते हुए वे बाहर निकल गए। लड़की तो हकबका गई। कहने लगी, मुझे यहाँ काम नहीं करना। पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत का लेते हैं। हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी जो यहाँ साहब मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वह गुस्से में नौकरी छोड़ने को तैयार हो गई। मैंने उसे अपने गले से लगाकर चुप करवाया। मैं ससुर जी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। मेरे लिए अच्छा था कि एक औरत मेरे साथ ही रहती थी। अभी तो मैं इस परेशानी से निकल ही नहीं पाई थी कि मेरी जांघ पर ब्लू निशान कहाँ से आते हैं। अगर नौकरानी कमरे में होती है, तो मेरे ससुर जी मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? मैंने नौकरानी से कहा, तुम बर्तनों को हाथ मत लगाना, मैं खुद धो लिया करूंगी। तभी फोन में सुना कि मेरे ससुर मेरे पति से बहस कर रहे थे कि वह नौकरानी को घर से निकाल दे। मैं भी सुन चुकी थी, लेकिन अब मैं ये तय कर चुकी थी कि मैं जयवीर को साफ कह दूंगी कि नौकरानी को मैं घर से कभी नहीं निकालूंगी। अब तो मैं अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहती। मैंने जयवीर से भी कह दिया, अगर नौकरानी चली गई, तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। पापा को बर्तनों से तकलीफ है, तो मैं खुद धो लूंगी। मेरे पति ने अपने पापा को कैसे समझाया, क्योंकि अब वह बहस नहीं कर रहे थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर को सामने खुद रख देती थी। अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आराम करने ही जा रही थी कि उन्होंने मुझसे कह दिया, आज के बाद मुझे यहाँ नौकरानी मेरे कमरे में नजर ना आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। मैंने सोचा 2-4 दिन तक काम कर दूंगी, फिर खुद ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलवाने का क्या मकसद था। मैं जब ससुर के कमरे में सफाई करने गई, तो फिर से देखा, वे उसी स्याही से सफेद कागज पर कुछ लिख रहे थे। मुझे देख जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, पापा, मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनकी बेडशीट बदली और झाड़ू लगाने लगी। लेकिन वह बार बार मुझे देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने अपनी नजर नहीं हटाई थी। अगर वह यूं ही देखते रहे, तो मैं कभी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ घबराहट के मारे कांपने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ ही साथ कालीन पर झाड़ू भी लगा रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वह मेरे सामने खड़े हो गए, तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा।
कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी बाथरूम में नहाने जा रहा हूँ। कमरे में कोई नहीं है। उनका इस तरह धीरे धीरे बात करना मुझे हैरान कर रहा था। वह तो हमेशा तेज आवाज में ही बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह ही रही थी कि उन्होंने जैसे ही रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे, मैं घबराकर पीछे हट गई। वह भी पीछे हटे और अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की हालत तो ऐसी थी कि धड़कन चलना ही भूल गई थी। अब मुझे अपने ससुर के चरित्र पर शक होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और अमन से बाहर निकल गई। मैं पूरे दिन परेशान रही। जब नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई, तो वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, सनम, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा, मुझे नौकरानी को सारी बातें बता देनी चाहिए। वह अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, तुम जो कुछ भी मेरे ससुर जी के बारे में कहती हो, मुझे भी वह सच लगने लगा है। वह मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी, दीदी, मुझे तो पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वे आप पर कुछ गलत भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक ससुर ने गलत करते करते अपनी बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था। ऐसी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए और वो कहने लगी, पहले तो साहब मुझे देखते रहते थे और अब मेरी नजर अब भी उन पर पड़ती है, तो वह आपको ही देखते रहते हैं। मुझे निकालने के चक्कर में हैं, इसलिए तो बिना वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। ये सब सुनकर मेरा मन घबराने लगा। मैंने अपना कमरा लॉक कर लिया और सोने लगी। अब मेरी जांघ पर निशान भी नहीं होता था। मुझे यकीन होने लगा कि रात को जरूर मेरे ससुर ही मेरे कमरे में आते हैं। शायद कोई गलत काम भी करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब से मैंने कैमरा ऑन करना शुरू किया, मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे। लेकिन मैंने परवाह नहीं की। कुछ दिन बाद ही मेरे ससुर मुझ पर चिल्लाने लगे और कहने लगे, तुम अपने कमरे का दरवाजा क्यों लॉक करती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं कुछ ऊटपटांग न हो जाए। मुझे तो उनके हर शब्द पर अब शक होने लगा था। मैंने रात को जयवीर से कहा, मेरे वीजा का जल्द से जल्द इंतजाम करो, मुझे आपके पास आना है। जो बात मुझे जयवीर ने बताई, सुनकर तो मुझे रोना ही आ गया। उन्होंने कहा, पापा ने मुझे तुम्हारा वीजा बनवाने से सख्ती से मना कर दिया है। कहते हैं, बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, जयवीर, मुझे यहाँ नहीं रहना। या तो आप वापस आओ, या मुझे अपने पास बुलाओ। वह कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। 1 साल के लिए सह लो। मैं उनकी बात चुपचाप सुन रही थी। लेकिन जयवीर अपनी मजबूरियां बताने लगे। 1 साल के बाद मुझे पैसे मिलने वाले हैं। अगर अभी आ गया, तो नुकसान हो जाएगा। मुझे अब यकीन होने लगा था कि मेरे ससुर जी मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। सोच रही थी, ना जाने वे क्या चाहते हैं। मैं तो अब सांस भी नहीं ले पा रही थी। अब तो उन्होंने अपने सारे काम मुझसे करवाने शुरू कर दिए थे। जिस दौर से मैं गुजर रही थी, वह मैं ही जानती थी। अब तो वे हर बात पर मुझे बोलने लगे थे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती, तो हंगामा मचा देते, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं जयवीर से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं उनके रोज रोज की धमकी से बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने कहा, आप बताएं, मुझे क्या काम है? मैं आपका कमरा भी साफ करने लगी हूँ। आपके सारे काम करती हूँ। खाना पीना सब समय पर देती हूँ। इसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारी है मेरी? वे कहने लगे, तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बात भी नहीं करती, मुझे समय नहीं देती। मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि मैं बैठकर उनके साथ क्या बात करूं भला। मैंने बोल ही दिया, मैं जो कर सकती हूँ, वह कर रही हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना रखें, तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वे और गुस्से से भड़क गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। चुपचाप अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वही सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी, आपने बिल्कुल ठीक किया है। भला आप कोई साहब की पत्नी थोड़ी हैं जो घंटे घंटे उनसे बातें करती रहें। मुझे नौकरानी की बात सही लगी। वह मेरा भला चाहती थी।
अब मुझे वह अच्छी लगने लगी थी। कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ, मैं बहुत डर गई थी। सुबह फिर मेरी जांघ पर स्याही का निशान था। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे जगाया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आ रही है। रात भर मुझे होश नहीं था कि कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था। साहब ने मुझे एक सरदर्द की गोली दी थी। कहने लगे, ये खा लो, ठीक हो जाओगी। लेकिन ना जाने वो क्या था, खाते ही मुझे होश ही नहीं रहा। मैं सो गई। तो उसने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। फिर मेरी जांघ पर निशान कैसे हुए? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं ही सोई हुई थी और मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और कुछ देर छिप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी, वह मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छिपी थी। रात को 2 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वे बेड के पास पहुंचे, मैंने लाइट जला दी। मेरे ससुर घबरा कर पीछे हट गए। मुझे अपने पीछे देखकर हैरान रह गए और कमरे से बाहर निकलने लगे। उसी समय दरवाजे पर 2 आदमी आ गए और मुझे और मेरे ससुर जी को रस्सी से बांध दिया। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। मेरी आंखों से तो बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर बैठे थे, उन्हें भी रस्सी से बांधा जा रहा था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारा सोना निकाल रहे थे। वो नौकरानी भी उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचा हुआ था। वह कहने लगी, कब से हर चीज से हाथ साफ कर चुकी होती, बस तुम्हारा भरोसा जीतना था। जानबूझकर उसने मेरे मन में मेरे ससुर के बारे में शक पैदा किया था और मेरी जांघ पर निशान भी वही लगाती थी। मेरे ससुर से मेरे खिलाफ बातें करती थी कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार नहीं है, इसलिए आपसे कोई बात नहीं करती। वह अच्छी तरह जानती थी कि मेरे ससुर थोड़े अजीब और शक करने वाले इंसान हैं। उसने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोए, ताकि मैं और मेरे ससुर एक दूसरे से उलझे रहें और वह मौका देखकर चोरी कर जाए। वह बहुत चालाक औरत थी। एक साजिश के तहत उसने मेरे ससुर और मुझसे दूरी बनवाई। उसने मेरे ससुर को कहा, आपकी बहू मुझे अपनी जगह सुलाकर रात को किसी से मिलने जाती है। अगर यकीन न हो तो रात को कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे ससुर रात को मेरे कमरे में आए थे और बेड के पास जाकर यही देखने लगे कि कौन सो रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी थी। मुझे कमरे में देखकर वे वापस जाने लगे। तभी दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे, जिनके हाथ में तेज धार वाले चाकू थे। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों, ससुर और बहू, को रस्सी से बांधकर वे सब कुछ चोरी करने लगे। अचानक जो हुआ, जयवीर मेरे पति उसी रात वापस आ गए थे। वह हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, देखा घर का में गेट खुला था, तो वह घबरा कर अंदर आ गए। घर के अंदर मर्दों की आवाज सुनकर उन्हें शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सीधा ससुर के कमरे में जाकर पुलिस को कॉल किया। पुलिस तुरंत घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। इसके बाद मैंने अपने पति को दोबारा विदेश जाने से सख्ती से मना कर दिया। हमने तय किया कि हम दोनों यही शहर में काम करके घर चलाएंगे, लेकिन किसी भी नौकर नौकरानी को दिन रात अपने घर में नहीं रखेंगे। नौकर घर के भेदी होते हैं और मौका देखकर वार कर जाते हैं। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। नौकरानी रखने के लिए अगर मेरे पति कहते भी हैं, तो मैं साफ मना कर देती हूँ। दोस्तों, मैंने अपने पति को विदेश ना भेजकर और नौकरानी को घर से निकालकर क्या सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।